अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अमर सर ने गाड़ी सक्सेना मैंसन की तरफ घुमा दी थी। मैं भी सबसे मिलने के लिए मरी जा रही थी। तो जैसे ही सर ने गाड़ी घर के सामने रोकी, मैं तुरंत गाड़ी से उतरकर भाग गई। सर ने पीछे से आवाज़ लगाकर उनके लिए वेट करने के लिए कहा भी, मगर मैंने उनको इग्नोर कर दिया। घर में घुसते ही मेरी नज़र सबसे पहले सामने सोफे पर बैठे पापा पर पड़ी, जो इस वक्त मेरे ससुर जी मिस्टर सक्सेना से बातें कर रहे थे। मुझे एक पल के लिए यकीन भी नहीं हुआ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। सो कंफर्म करने के लिए मैंने अपने हाथों पर एक बार चिकोटी काटी और खुद ही दर्द से उछल गई। आउच! मेरी आवाज़ सुनकर उन दोनों ने ही चौंक कर अपनी नज़रें मेरी तरफ घुमा दी। पापा, आप वापस कब आए? आपको पता भी है मैंने आपको कितना मिस किया। कहते हुए मैं जाकर सीधे उनके गले से लग गई। मिस टू यू अनु, कहते हुए उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। अब तक अमर सर भी आ गए थे। पापा को उन्हें देखकर उन्हें भी हैरानी हुई, मगर झट से एक आदर्श दामाद होने का परिचय देते हुए वो तुरंत उनके पैर छूने को झुक गए। मगर पापा ने तुरंत खड़े होते ही उनको गले से लगा लिया। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखते हुए उनसे पूछा, मेरी प्रिंसेस ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? यह सवाल सुनकर अमर सर ने एक तिरछी नज़र मुझ पर डाली और उनको चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उनको मुस्कुराते देख मैंने चिढ़कर कहा, व्हाट, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? फिर मैंने तुरंत पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ ना कितना परेशान करते हैं ये मुझे। तनु कमरे से आते हुए एक्साइटमेंट होकर बोली, हाँ अनाया, प्लीज बताओ वो मेरा बेबी ब्रो कैसे परेशान करता है तुम्हें? उनकी बात सुनकर वहाँ बैठी मिसेस सक्सेना, सेजल और समर को भी हंसी आ गई। पहले तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई, मगर फिर समझ में आते ही एम्ब्रेसमेंट से मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया। ये तनु भी ना किसी की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। शुरू में मुझे लगा था कि वो सर के सामने मुझे सपोर्ट करती है, मगर अब मेरी समझ में अच्छे से आ गया था कि उसे बस कोई भी बलि का बकरा चाहिए होता था। फर्क नहीं पड़ता है वो खुद उसके ट्विन बेबी ब्रो है या कोई और। मैंने हिचकिचाते हुए अमर सर की तरफ देखा। उन्होंने अपने हाथ बांधते हुए मुझे एक बड़ी सी स्माइल दे दी और बोले, प्लीज गो अहेड। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। समर आगे आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए, एक्सक्यूज मी, कोई मेरी प्रिंसेस को परेशान नहीं करेगा, ओके? डोंट वरी प्रिंसेस, आई एम हियर। थैंक यू समर, मेरे राहत की सांस लेते हुए कहा। मगर तब तक सर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई थी। शायद अभी भी उनको समर के मेरे साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था। हम सब एक साथ लॉन्च के लिए बैठे। पापा अपने बिजनेस रिलेटेड बातें मिस्टर सक्सेना के साथ करने में वापस बिजी हो गए थे। एंड फॉर माई सरप्राइज आज समर सर भी उन दोनों से बातों में शामिल हो गए थे। ऑफकोर्स, भूल कैसे गई मैं, आखिर अब वो HR प्रॉपर्टीज के CEO बन चुके हैं। खैर, इससे मेरी सेहत पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो तब भी उतने ही बोरिंग थे जब मेरे टीचर हुआ करते थे, और अब जब वो पूरा दिन बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के साथ बिजी रहेंगे तब भी उतने ही बोरिंग रहेंगे। तो मैंने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करना बेहतर समझा। तनु खाना खाते हुए, सेजल तुमने बताया नहीं तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सेजल थोड़ा हिचकिचाते हुए, मैंने सोचा था फंक्शन डिजाइनर का कोर्स करने का, अपने ही कंपनी के बतौर ड्रेस डिजाइनर काम करूंगी, पर अब भाई कह रहे हैं मेरी आवाज़ अच्छी है तो मुझे उनके बैंड अब ज्वाइन करना चाहिए। तनु ने एक नज़र समर की तरफ घुमाते हुए पूछा, रियली समर? तो अपने बैंड के लिए कौन सा न्यू नाम सोचा है तुमने? समर हैरानी से, न्यू नेम किस लिए? तनु, क्योंकि ऑफिशियली अब एक लड़की भी तुम्हारे टीम में शामिल होने जा रही है। तो लिटरली योर बैंड ऑफ बॉयज, नो मोर बैंड ऑफ बॉयज, फ्रॉम नाउ इट शुड बी बैंड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो। समर तो तनु की बात सुनकर खाना खाना ही भूल गया। समर परेशान होते हुए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तनु सीरियस होते हुए, तो अब सोचना शुरू कर दो। अभी तक तो बस लड़कियां ही पागल थी बैंड ऑफ बॉयज के पीछे, बाद में सेजल को देखकर लड़के ही पागल हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर अब समर सच में उलझन में नजर आने लगा था। मैंने एक बार तनु की तरफ शक्की नजरों से देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी और चुपचाप खाने लगी। अब मुझे सब समझ आ रहा था। आज जब इसे कोई और परेशान करने को नहीं मिला तो उसने समर को अपने लपेटे में ले लिया था। वो उसे भी परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। समर, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस परेशान कर रही है तुम्हें। आई एम श्योर सबको ये चेंज पसंद ही आएगा। मैंने समर का हाथ पकड़ते हुए कहा। सेजल परेशानी से,
हाँ भाई, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मैं वैसे भी फैशन डिजाइनर ही बनना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर कहीं आपके फैंस डरकर भाग ही ना जाए। तनु खाना खाते हुए, वाह क्या दोस्ती है, मतलब समर और अनाया की। हर सिचुएशन में दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हो। फिर जरा ऊंची आवाज में अमर सर की तरफ देखते हुए, और कुछ लोग हैं कि उनको खाने की मेज पर भी बिजनेस न्यूज चलानी है। तनु की आवाज सुनते ही अमर सर के कान खड़े हो गए। उन्होंने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। हम सबको ही अब इतनी हंसी आ रही थी कि खाना खाया ही नहीं गया रहा था। अमर कैसी हो सजल? आई एम श्योर अब तक यहाँ इसके साथ एडजस्ट कर लिया होगा तुमने। सेजल खुश होती हुए, जी भाई, बैंड ऑफ बॉयज के साथ नेपाल ट्रिप पर जा रही हो। आई एम सो एक्साइटमेंट, आई एम सो एक्साइटेड। ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है समर भाई के साथ। ये गलत बात है समर, तुम तो मुझे लेकर जाने वाले थे ना ट्रिप पर, मैंने मुंह लटकाते हुए कहा। समर, अरे प्रिंसेस, मैं तो खुद ही तुम्हें साथ ले जाना चाहता था, मगर तुमने जाने के लिए हाँ ही कब कहा? मैं तो अभी भी तुम्हें अपने साथ ले जाने तैयार हूँ, और वो बाकी तीनों, करण, अभी और राहुल, तो अभी भी जिद किए बैठे हैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए। सच्ची? मैंने खाना छोड़कर एक्साइटेड होते हुए पूछा। ओके, मैं जाऊंगी, और अब तो तुम मेरे फैमिली मेंबर भी हो। आई एम श्योर पापा मना नहीं करेंगे, है ना पापा? मैंने बड़ी उम्मीद से पापा की तरफ देखते हुए पूछा, मगर उनके कुछ बोलने से पहले ही अमर सर ने सख्ती से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दे दिया, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ट्रैवलिंग की, स्पेशल इस हालत में। मैं तो तुम्हें कहीं जाने की परमिशन नहीं दूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मेरा मन हो रहा था प्लेट में पड़ा सब खाना उठाकर उनके मुंह में ठूस दूं। मैं पूछ रही थी ना पापा से, मगर नहीं, इस जलाद को तो हर जगह अपना मुंह खोलना होता है। मगर तभी मॉम की बात से हम दोनों को ही जैसे आसमान से धड़ाम से नीचे आ गिरे। मिसेस सक्सेना हैरानी से हम दोनों को देखते हुए, इस हालात में मतलब? तो क्या रहा प्रेग्नेंट है? उनकी बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद सारे लोगों के हाथ से हाथ चम्मच छूटकर गिर पड़ा। सब मुंह खोले और आंख फाड़े हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमने कोई क्राइम कर डाला हो। मेरा तो मन हो रहा था अभी के अभी फर्श खोदकर उसके अंदर अपना मुंह छुपा लूं। मैरिड कपल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से तो अभी निपटना बाकी ही था। मिस्टर सक्सेना, थोड़ी सख्त आवाज में, ये मैं क्या सुन रहा हूँ राज? तुम्हें पता है ना, उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है जब तक अनाया 25 की नहीं हो जाती तुम लोग कोई बेबी प्लान नहीं करोगे। फिर ये सब क्या है? तनु, हाँ राज, क्या है ये सब? तुम जानते हो ना अनाया अभी छोटी है। अरे वो खुद को नहीं संभाल सकती, बच्चा कैसे संभालेगी? समर अटकते हुए, प्रिंसेस, तुम प्रेग्नेंट हो? मिस्टर पारिक मायूस होते हुए, अनु तुमने मुझे भी इतनी बड़ी बात छुपाई? अमर झलाते हुए, अरे कोई हमें कुछ बोलने का मौका भी देगा? हम दोनों के बीच अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, और मैं खुद अपनी लिमिट जानता हूँ। सो प्लीज मेहरबानी करके हमें ऐसे देखना बंद कीजिए आप लोग। अनाया प्रेग्नेंट नहीं है। मेरी तो एकदम से आवाज ही बंद हो गई थी। मिसेस सक्सेना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? अमर, क्योंकि उसे चोट लगी है और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे हालत में ट्रेवल करे। क्या? कहाँ? कब? कैसे? सबने एक साथ सवाल की बौछार कर दी और मैंने अपना सिर पीट लिया। क्या जरूरत था इनको अपना मुंह खोलने की? मैंने फुल स्लीव वाले शर्ट पहन रखी थी, इसलिए अब तक किसी को इस बात का पता नहीं चला था। मगर अब अमर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। डॉक्टर ने कहा है जख्म बहुत जल्दी भर जाएगा। पापा ने मेरे पास आकर मेरे हाथों में देखते हुए कहा, ये क्या है अनु बेटा? कल तो मुझे अपना ध्यान रखने को कह रही थी और आज खुद ही इतनी लापरवाही। मुझे हमेशा लगता था मैं तुम्हें कभी अपना ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मगर फिर भी तुमने खुद को हमेशा अच्छी तरह संभाला। मैं ये भी जानता हूँ राज हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें मेरी कमी भी महसूस नहीं होने देगा। बट प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता और आप वर्ल्ड्स बेस्ट पापा है। मेरे पास ना होकर भी तो आपने हमेशा मेरी फिक्र की है, एंड आई प्रॉमिस आगे से मैं हमेशा अपना ध्यान रखूंगी। मगर प्लीज आप ये सब मत कहिए। कहते हुए मैं पापा के गले लग गई। माहौल को थोड़ा ज्यादा सीरियस होते देखकर तनु ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बाय द वे आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। क्यों ना हम सब एक साथ दार्जिलिंग घूमने चले? समर को भी नेपाल ट्रिप के लिए जाना है, तो वो और सेजल उधर से ही नेपाल चले जाएंगे। घर बैठे बैठे एकदम से बोर हो गई हूँ मैं तो, और फिर इसी बहाने न्यू मैरिड कपल का एक मिली हनीमून हो जाएगा। कहते हुए तनु ने अपने दांत दिखा दिए। हनीमून?
ये तनु क्यों आज हमारे पीछे पड़ी है? मैं सोच ही रही थी कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाऊं कि डैड ने भी तनु की बात पर अपनी मुहर लगा दी। मिस्टर सक्सेना खुश होते हुए, यार जेपी, बात तो ठीक है। हम तुम भी पूरा दिन बस काम में ही लगे रहते हैं। कितने दिनों से हमने साथ में वक्त नहीं बिताया, और फिर अब तो मेरी कंपनी संभालने के लिए मेरा बेटा भी तैयार हो गया है। भाई, तो अब थोड़ा रिलैक्स का मूड मैं आ गया हूँ। मिस्टर पारेख, ठीक है, अगर सबने ये डिसाइड किया है तो फिर हम सब कल ही दार्जिलिंग चलेंगे। डाइनिंग टेबल पर ही सब एक्साइटेड होकर डिसाइड करने लग गए कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है और क्या क्या साथ लेकर जाना है। हम सब ने कोई बाई रोड जाने का डिसाइड किया था, सो रात में ही निकलने की प्लानिंग कर सब लोग पैकिंग में लग गए। मैंने बस कुछ कपड़े और जरूरत का सामान रख लिया। जूली भी हमारे साथ जा पाती तो कितना मजा आता। वो तो शुक्र है कि अब समर भी हमारी फैमिली में शामिल था और हमारे साथ जा रहा था, वरना अमर सर के साथ तो कोई भी लड़की दुनिया के सबसे रोमांटिक जगह पर भी जाकर बोरी हो जाएगी। वैसे भी इस दार्जिलिंग ट्रिप को हनीमून की नज़र से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। देख रही हूँ, ओके, इस जस्ट अ फैमिली ट्रिप। मगर राजीव सक्सेना हमारे साथ नहीं जा रहे थे। कोई हैरत नहीं अगर वो पापा के सामने आने से बच रहे हो। कुछ बात हो आप चाहकर भी नहीं भुला सकते। शाम के समय हम सब रेडी होकर निकले। पापा और मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना एक साथ एक गाड़ी में थे। दूसरी गाड़ी में तनु, सेजल और समर थे। मैं भी उन्हीं के साथ जाना चाहती थी, मगर मैं मॉम डैड का ख्याल था कि मुझे और सर के साथ टाइम मुझे और सर को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो उन्होंने हमें अलग गाड़ी में जाने को कहा। मैं मन मनोज कर रह गई यार। 15 घंटे उस आदमी के साथ अकेले में करूँगी क्या? सोच सोच कर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। पूरे रास्ते में बस सोती रही और वो या तो बुक्स पढ़ते रहे या फिर ड्राइव करते रहे। कसम से क्या बोरिंग आदमी है ये। मतलब वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर बुक्स कौन पढ़ता है? अगले सुबह दार्जिलिंग में सुबह में चेक इन करने के बाद मैंने चैन की सांस ली। लंबे वक्त के बाद शहर की भीड़-भाड़ से दूर इतनी सारी ग्रीनरी देखकर मूड एकदम फ्रेश हो गया था। तैयार होकर जब मैं नीचे जाने लगी तो सर ने मुझे रोका। अनाया, तुम्हारी बैंडेज चेंज कर दवाई लगानी है, आओ यहाँ बैठो। दवा लगाने की बात सुनकर ही मेरी हालत खराब हो गई। ऐसे भी ये पूरे जलाद बनकर ही मेरी टरेंगे। तो मुझे इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन लगा बेस्ट ऑप्शन समझ में आया वो ये था कि चुपचाप इनको इग्नोर करके नीचे की तरफ चली जाओ, और मैंने वही किया। धीरे से रूम का डोर ओपन कर मैं तुरंत नीचे भाग गई। अमर हल्के गुस्से में अनाया, वेट। मैंने रुकने की जरा सी भी सहमत नहीं उठाई। नीचे सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हो चुके थे। तन्नू ऊपर की तरफ देखते हुए, ये राज कहाँ रह गया? वो बस आ ही रहे होंगे, उनको रेडी होने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तुम्हें तो पता ही होगा। मैंने जल्दी से चेयर पर बैठते हुए कहा। तब तक पीछे से गुस्से में भरे हुए वो जल्लाद भी नीचे आ ही गया। अमर गुस्से में, ये क्या तरीका है अनाया, नीचे क्यों आ गई तुम? इसी वक्त वापस चले। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। मैंने भी उसी टोन में बिना उनकी तरफ देखे जवाब दे दिया। तनु के मुंह से सीटी बज गई। तनु अपने दांत दिखाते हुए, क्या चल रहा है सुबह सुबह? अमर तनु को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ अनाया, तुम चल रही हो या नहीं? नहीं। अमर झलाते हुए, ओके फाइन, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं तो यही सही। व्हाट? मैंने घबराते हुए उनकी तरफ देखा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर ने सबके सामने ही मुझे चेयर से उठाते हुए अपनी गोद में उठा लिया। सब लोग हमें ही देख रहे थे। ये देखकर मेरी हालत और खराब हो रही थी। उस पर से तन्नू ने अपना कैमरा ऑन कर फटाफट हमारी तस्वीर भी क्लिक कर ली। तन्नू हंसते हुए, वाह भाई, मुझे नहीं पता था तुम अपने हनीमून के लिए इतने डेस्परेट हो रहे हो। अमर एक ब्रेक स्माइल देती हुई, ऑफ कोर्स। पर आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? मैं जब अनाया से दूर रहता हूँ तो आप लोग हम दोनों को साथ रहने के लिए फोर्स करते हो, और दूसरी तरफ अनाया की प्रेगनेंसी की सिर्फ गलत फहमी होने पर मुझे क्या कुछ सुनाया आप सबने। तो अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला हूँ और वही करने वाला हूँ जो मुझे ठीक लगेगा। कहते हुए वो मुझे हाथ में उठाते सीढ़ियों चढ़ने लगे। पापा पापा हेल्प मी, मैं जोर से चिल्लाई। पापा तुरंत मेरी तरफ बढ़े, मगर मिस्टर सक्सेना ने नाव में सिर हिलाते हुए उनको वही रू वापस बैठा लिया। मैंने उनको लगातार अपने हाथों से मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जल्लाद है कि चेहरे पर इकन भी आई हो। पर गुस्से में आ रहा है, इस वक्त मेरे दोनों हाथ
फ्री नहीं है। ऐसे में तुम्हारा मुँह बंद करने का बस एक ही तरीका है, मेरे समझ में आ रहा है। तो तुम चिल्लाना बंद कर रही हो या कहते हुए उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने तुरंत घबरा कर अपने मुँह पर उँगली रख ली। जिस तरीके से ये सबके सामने से मुझे उठाकर ले आए हैं, उसके बाद मुझे उनकी किसी भी बात को मज़ाक में लेना खतरनाक लग रहा था। मुझे वापस रूम में लाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बेड पर बिठा दिया। हमारी सख्ती से हिलना मत यहाँ से। मुझे अब रोना आ रहा था, मगर मेरे कुछ सोचने से पहले ही वो एकदम से मेरे करीब आ गए। मेरी तो सांसें ही थम गई थी। मुझे लगा था कि वो नीचे सबके सामने जो कुछ भी बोल कर आए थे वो सब गुस्से में था, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मजाक नहीं कर रहे थे। सर आप क्या कर रहे हैं? अमर मेरे होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए, क्या कर रही हो तुम? मैं बहुत बोरिंग लगता हूँ तुम्हें? लाइक ए सुपर अनरोमांटिक। कहते हुए मेरी इतने करीब आ गए कि शायद हमारे बीच 1 इंच का ही फैसला बचा हो। घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे और दिल, वो तो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज रफ्तार में धड़-धड़ कर रहा था। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने किसी तरह अटकती हुई कहा। अमर मेरे चेहरे पर से हल्के से अपनी एक उंगली फिराती हुई, हाँ भले ना हो मगर अपने बिहेवियर से जता तो देती हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आज इनको हो क्या गया है। जब तक वो मेरे टीचर थे तब तो वो मुझसे दूर दूर रहते थे, मगर रेजिग्नेशन के बाद तो जैसे उनकी पूरी काया पलट गई होती। तभी वो इतनी आसानी से मेरे करीब आ गए थे। जैसे जैसे हमारे बीच जैसे जैसे चेहरे के बीच फैसला कम होता गया, मैंने घबराहट में कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर जब सर ने कोई हरकत नहीं की तो मैंने घबराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। सर फर्स्ट एंड बॉक्स का सारा सामान समेट रहे थे। मैंने हचकिचाती हुई अपने हाथ पर नजर डाली। वहाँ एक ब्रांड न्यू बैंडेज चमक रहा था। मतलब सब उन्होंने धोखे से मुझे दवाई लगाने के लिए किया था। मैंने चिढ़ते हुए उनको देखा। धोखेबाज? मुझे तो शुरू से ही पता था, नीले आंखें वाले धोखेबाज होते हैं। अमर हंसते हुए, व्हाट? यस, टू लाइन्स है ये। अगर आपका हो गया हो तो मैं नीचे जाऊँ, मुझे भूख लगी है। अभी पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। मैंने बेचैनी से कहा। अमर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खाना ही आ चुका है। क्या? मैं हैरानी से आंखें फाड़े उनके इस नए अवतार को देख रही थी, मगर आगे अभी और भी शौक बाकी थे। न केवल उन्होंने मेरी पसंद का ब्रेकफास्ट रूम में मंगवाया, बल्कि खुद को मुझे अपने हाथों से खिलाया भी। वैसे उनका एक नया रूप इतना बुरा भी नहीं था। ब्रेकफास्ट के बाद हम सब साथ में घूमने लगे, मगर मुझे चिढ़ हो रही थी कि क्योंकि वो एक पल के लिए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। समन ने जब उनसे आकर कहा कि वो मुझे साथ लेकर पीस पगोड़ा जाना चाहता है, तब भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। नाइटिंगेल पार्क में मैंने और सर ने साथ में शिवजी का पूजा की। तनु हर मोमेंट के कैमरे में क्लिक करती जा रही थी और टॉय ट्रेन में बैठने के बाद तो सारे बड़े ही जैसे बच्चे बन गए थे। मगर मैं बार बार नोटिस कर रही थी, सर अभी भी समर को अवॉइड कर रहे थे। इन दोनों की गलतफहमी के बीच घुन की तरह ना पिस जाऊं। तो अब मैं दोनों को किसी तरह साथ लाने का उपाय सोचने लगी और मुझे ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। रिवर राफ्टिंग के लिए जाते टाइम सबने दो दो टीम बना ली थी। पापा और मिस्टर सक्सेना एक साथ हो गए। मिसेस सक्सेना और तनु एक टीम में, सेजल और समर एक साथ और मैं और अमर एक साथ एक टीम में आ गए। मगर जब वो मुझे लेकर बोट में जाने लगे तो मैं तेजी से आगे बढ़कर सेजल के साथ हो ली। उन्होंने अचकचते हुए मेरी तरफ देखा। मैं सेजल के साथ हूँ, मैंने तुरंत बोट में बैठते हुए कहा। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवा उसके कि वो समर के साथ एक बोट पर चले जाए। समर भी ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, मगर मुझे यकीन था वो सब संभाल लेगा। मैंने उन दोनों के बात पर कर तो दिया था, मगर अब पानी का बहाव देखकर मुझे टेंशन हो रही थी। रिवर रिवर राफ्टिंग तो दूर की बात है, मैं इसमें पहले कभी नाव पर भी नहीं बैठी थी। सेजल ने मुझे परेशान देखकर कहा, अरे भाभी आप परेशान मत हो। हिमाचल में अपने बोर्डिंग स्कूल के दौरान मैंने बहुत रिवर पोइटिंग की है। आप आराम से बैठो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। सुनकर मेरा डर कुछ कम हुआ। मैंने सर को बोट की तरफ देखा। दोनों ही एकदम चुपचाप से बैठे हुए थे। उन दोनों की देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डोनामाइन ड्रम और जो वाइब्रेन इलेक्शन के लिए अपना नाम सबमिट कराने आए हुए हो। ये देखकर मैंने अपना सिर पीट लिया। ये दोनों अगर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं बेचैनी से उनकी तरफ देख रही थी कि उनकी बोट अचानक से हिचकिचाहट खाती हुई एक छोटे से पत्थर से टकराई।
अमर थोड़ा सा लड़खड़ाया मगर झट से सर ने उसे संभाल लिया। समर एक स्माइल देते हुए, हे थैंक्स ब्रो। अमर, नो नीड टू थैंक्स। समर हिचकिचाते हुए, मैं आपसे पहले ही बात करना चाह रहा था। आई एम सॉरी फॉर ऑल माई एंड रूड बिहेवियर। मुझे पहले पता होता कि अनाया आपकी वाइफ है तो मैं कभी आपसे ऐसे बिहेव नहीं करता। अमर मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होता उसे भी यही गलतफहमी होती, सो फॉरगेट एवरीथिंग। और फिर मैंने भी तो इतनी रूडली बिहेव किया तुम्हारे। समर ने उसे और कुछ बोलने का मौका न देते हुए तुरंत गले से लगा लिया। मैंने जब ये नज़ारा देखा तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फाइनली उन दोनों के एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे वो दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे मगर फास्ट बिहेवियर की वजह से एक दूसरे का सामना करने का कतरा रहे थे। मैंने तो बस उनके साथ लाने का काम किया था। मिस्टर सक्सेना जरा ऊंची आवाज में सबको सुनाते हुए, यार जेपी, इन बच्चों की एनर्जी तो लगता है अभी से खत्म हो गई है। जरा देखो तो सही, सबसे आगे हम दोनों सीनियर सिटीजन की वोट है। उनकी बात सुनकर हम सबका ध्यान उस तरफ गया। वह दोनों सच में बहुत आगे निकल गए थे। समर जोश में आते हुए, अंकल अपने इंगिस्तान को ललकारा है, सबसे रेस हो ही जाए। के बाद तो सब जैसे जोश में आ गए। पापा हालांकि बहुत आगे थे मगर जल्दी से ही सर की बोट उनके करीब पहुंच गई। मैं और सेजल भी ज्यादा पीछे नहीं थे मगर सबसे पहले पापा और मिस्टर सक्सेना वाली बोट किनारे जाकर लगी। उनको एंजॉय करते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वरना बचपन से लेकर आज तक उनको बस काम काम और काम ही करते देखा था मैंने। ये ट्रिप सबके लिए एकदम से यादगार होने वाली थी। सबसे लास्ट में तनु और मिसेस सक्सेना की बोट आई। वैसे भी बोटिंग या लास्ट आने की कोई मतलब नहीं था, वो तो बस पीछे से सबको शूट करने में बिजी थी। रात के टाइम पे पापा और मिस्टर मिसेस सक्सेना ने होटल में रुकना डिसाइड किया मगर हम सब या यूं कहे अमर सर को छोड़कर बाकी सब मस्ती के मूड में थे। तो साथ में निकलकर हम सब वहीं कुछ दूर पर मौजूद एक एग्जीक्यूमेंट पार्क में पहुंच गए। वहां गेट पर ही बड़ा सा डॉगी मोमो हमें देखकर हाय बोल रहा था। मैं और सेजल दौड़ते हुए जाकर उससे गले लग गए। तनु प्लीज हमारी एक पिक्चर लो ना इसके साथ, मैंने उसे फिर से गले लगाते हुए कहा। तनु ने फौरन मेरी एक पिक ले ली। इस बार मैंने उसे किस करते हुए उसे और एक पिक लेने को कहा मगर झेलाते हुए अमर सर ने मुझे पकड़कर उनसे दूर खींच लिया। अमर, अनाया वो कोई रियल की डक्की मम्मू नहीं है, एक जीता जागता आदमी है उसके अंदर। किस क्यों कर रही हो उसे? तो क्या हुआ, वो कितना क्यूट भी तो है। मैंने वापस हाथ छुड़ाकर उसके पास जाने की कोशिश करते हुए कहा अमर सख्ती से, कोई जरूरत नहीं है वापस उसके पास जाने की। यहाँ अंदर और भी अच्छे देखने लायक चीजें होगी, आई एम श्योर। कहकर वो लगभग घसीटते हुए मुझे अंदर ले जाने लगे। पीछे से तनु, समर और सेजल को हंसने की आवाज आ रही थी। तनु हंसते हुए, भाई अब बाल विवाह किया है तो उसके साइड इफेक्ट तो झेलनी ही पड़ेगी। अमर सर ने एक बार गुस्से में भरकर तनु को देखा और मुझे खींचते हुए आगे चले गए। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर सब बेकार। नो डाउट आज उनके अंदर का जलाद फिर से जग गया है था। मतलब हद है। डकी में मुझसे भी जलन होती है इनको। थोड़ी देर इधर उधर बोरियत से घूमने के बाद आखिरकार मेरी नज़र फेरिस व्हील्स पर जाकर रुक गई। मुझे उस पर जाना है, मैंने खुशी से उछलते हुए कहा। बाकी सबका ध्यान भी उधर चलाया गया। समर, ओके प्रिंसेस, मैं भी चलूंगा। तनु, मैं भी। सेजल, हाँ मैं भी। अमर, कोई नहीं जाएगा। और अनाया, तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगी, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यार कसम से इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी मुझे डाउट होने लगता है ये मेरे हस्बैंड है या मेरे पापा। आई मीन इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? मुझे क्या एकदम से छोटी बच्ची समझ कर रखा है उन्होंने? आप सीधे क्यों नहीं कहते? आप हाइट से डर लगता है? एक काम कीजिए, आप नीचे ही रुकिए। वैसे भी हम आपकी उम्र की नहीं रही फेरिस व्हीलर पर जाने की। हम सब बस 10 मिनट में ही आ जाएंगे। मैंने उनको एक स्माइल देते हुए कहा। मेरी बात सुनते ही तनु को एकदम पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने थम्स अप करते हुए कहा, वेल सेड अनाया, आई एम एग्री विथ यू। अमर सर ने चिढ़ते हुए हम सबको देखा मगर सबके सामने उनकी एक अकेले की नहीं चली और हम सब फेरिस व्हील्स पर जा बैठे। मजबूरी में उनको भी हमारे साथ आना पड़ा। मैं समर और सेजल के साथ बैठ गई। पीछे से आने के कारण वो मेरे ठीक सामने बैठे थे। उन्होंने कहा भी कि मैं उनके साथ बैठ जाऊं मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी क्योंकि जैसे ही व्हील घूमना शुरू किया
वह मुझे चक्कर आने लगे। शायद दिन भर के थकान का असर था। आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। मुझे वोमिटिंग शुरू हुई और सबके सब अमर सर के पैर पर। हम सब ज़्यादा देर ऊपर नहीं रुके और जल्दी से नीचे आ गए। समर ने मुझे कंफर्ट कराने की कोशिश की और पानी पिलाया। अमर थोड़े गुस्से में, मेरी कोई बात तो तुम्हें सुननी ही नहीं होती है, हमेशा बस अपनी मनमानी करनी होती है। अब अगर घूमना हो गया हो तो अभी वापस होटल चले सब। उनके गुस्से में देखकर इस बार किसी और को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अमर सर के शूज बर्बाद हो गए थे। वो उसे एक साइड में बैठे साफ कर रहे थे। उसके बाद ज़्यादा देर कोई भी बाहर नहीं रुका। मुझे बस बात का ज़्यादा अफ़सोस नहीं था और मेरी तबीयत खराब हुई, बल्कि इस बात का ज़्यादा अफ़सोस था कि अब और बार-बार इसी इंसिडेंट का ज़िक्र कर मुझे हमेशा अपनी बात मनवाएँगे। अमर, तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हम बस वक़्त होटल के अपने कमरे में थे। अमर मेरा हाथ पकड़ते हुए, देखो अनाया, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा तुम पर गुस्सा करना चाहता हूँ या तुम्हें कंट्रोल करने चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोकता-टोकता हूँ बस इसलिए क्योंकि मुझे फ़िक्र है तुम्हारी। सॉरी, मैंने तुम्हें मुँह लटकाते हुए कहा। अमर मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, आगे से प्लीज़ ध्यान रखना, चलो अब सो जाओ। कहती हुए वो बेड के दूसरे छोर पर बैठ गए। मैं एकदम पटाकर बेड से उठ गई। आप बेड पर सोएंगे? मैंने घबराते हुए पूछा। अमर कंफ्यूजन से, तो और कहाँ सोना चाहिए मुझे? तो मतलब आपने सुबह सुबह जो कहा था वो सच था? मैंने लगभग रुआसा होते हुए पूछा। अमर हैरान होते हुए, मैंने क्या कहा? मगर फिर अचानक से उन्हें जब वो सब याद आया तो वो जोर जोर से हंसने लग गए। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैंने चिढ़कर उनको देखते हुए कहा। अमर, वेल आई डोंट थॉट यू लूज माई प्रॉपर्टी सो अर्ली, सो जस्ट चिल। उनकी बात सुनकर मैं धीरे से बेड के दूसरे छोर पर बैठ गई, मगर फिर मैंने सब पिलो उठाकर बेड के बीच में एडजस्ट कर दी और उनकी वार्निंग देते हुए कहा, वो आपकी साइड है, ये मेरी। खबरदार जो मेरी साइड आने की कोशिश भी की आपने। अमर, रियली? अभी तक तो हर बार तुम खुद ही मेरी साइड आती रही हो। मैं आती हूँ? मैंने हैरानी से उनको देखा। अमर, एग्जैक्टली, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। पता नहीं रात को क्या क्या करोगी मेरे साथ। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं क्यों उनके साथ कुछ करने लगी? तो सरासर इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। गुस्से में मैंने पिलो उठाकर उनके ऊपर दे मारा। अमर बचने की कोशिश करते हुए, आउच, क्या कर रही हो? आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैंने झलाते हुए उन पर पिलो से एकदम से अटैक कर दिया। कुछ देर तक तो वो बचने की कोशिश करते रहे, मगर फिर एकदम से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर गिरा दिया। मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं थी। अमर एकदम से पास आकर मेरे हाथ पे पिलो छीनते हुए, चोट लगी है हाथ में, मगर फिर भी अपने हाथों को तकलीफ देने हैं तुम्हें? कहते हुए एकदम से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया और मुझे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोले, अब सो जाओ, डोंट वरी, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे साइड। तुम्हारा मूड हो तो आ सकती हो। मैंने गुस्से में उनकी तरफ धक्का दे दिया और करवट लेकर कसकर आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ से अभी भी उनके हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये ट्रिप सच में कभी नहीं भूलने वाली थी। आखिर सब कुछ शामिल था इसमें, एक्शन, एडवेंचर, इमोशन और अब शायद थोड़ा थोड़ा रोमांस भी। नेक्स्ट डे समर और सेजल नेपाल के लिए निकल गए। करण, अभी और राहुल उनके सीधे वहीं मिलने वाले थे। हम सब भी अब वापस घर लौट आए। एग्जाम शुरू होने में अब बस 15 दिन रह गए थे। क्लासेस ऑफ हो चुकी थी। वैसे अच्छा ही हुआ, भले ही मैं अमर सर से कितना भी कोस लूँ, मगर ये भी सच था कि उनके बिना अब शायद ही क्लासेस में मेरा मन लगता। और फिर अब किसी और मैथ टीचर के साथ डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। अपने पढ़ाकू पंजाबी कुड़ी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर डाला था और एकदम से जैसे बुक्स की अलमारी को ही अपना घर बना लिया था। मैं और समर अक्सर साथ में बैठकर ही पढ़ाई करते। अमर सर जब भी फ्री होते थे हम दोनों का हेल्प कर दिया करते थे। समर तो फिर भी स्टडी में काफ़ी अच्छा था। कभी कभी मुझे हैरानी भी होती थी अपनी परफॉर्मेंस और काम के साथ, आखिर वो स्टडी को मैनेज कैसे कर लेता है। और मैं एक हूँ जिसके पास करने का कोई काम नहीं है, फिर भी बार बार फेल होती रहती हूँ। इस वजह से मुझ पर प्रेशर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। डोंट टू न्यू एक्सप्लेन कि रात को बेडरूम में भी वो मुझसे मैथ के फॉर्मूले ही डिस्कस करते थे। सही सोचा था मैंने, ये आदमी अपनी वाइफ को भी मैथ की एक क्लास देता है। यू कांट एक्सपेक्टेड एनीथिंग एल्स फ्रॉम हिम। और खैर एग्जाम स्टार्ट हुआ। एक के बाद एक पेपर खत्म हो गए। कहते हैं ना, स्टूडेंट का पेपर कैसा गया,
ये उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। बट आई श्योर मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था मेरे पेपर कैसे गए हैं। हाँ, जूली और समर जिस तरह बेफिक्र अंदाज में हर बार एग्जाम हॉल से बाहर आते थे, उनके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो दोनों एक बार फिर अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे। ये देखकर मेरी टेंशन और बढ़ रही थी। हालांकि सब मिलकर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे एग्जाम खत्म हुआ और वो दिन भी आया जब रिजल्ट आने थे। कभी कभी मुझे लगता है सच में एग्जाम इतने जरूरी है क्या। चलो ठीक है, अगर एग्जाम लेना भी यूनिवर्सिटी को, तो फिर उसके बाद रिजल्ट का ढिंडोरा सबके सामने पीटने की क्या जरूरत है। आई मीन पढ़ लिया ना हमने, एग्जाम ले लिया ना आपने, तो हाँ, अब खत्म करो ना सब। डू यू हैव एनी आइडिया हमारे जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे रिजल्ट वाले दिन दस्तहात से होकर गुजरते हैं, या सिस्टम बदलने की सख्त जरूरत है। अगले दिन मेरा रिजल्ट आना था और मेरा रात भर उल्लुओं की तरह जागती रही। नींद आती भी कैसे, मुझे तो ये याद तक नहीं था कि मैंने एक्जैक्टली पेपर में क्या लिखा था। इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिकल तो चलो फिर भी मैंने ठीक ठाक कर लिए थे, बट मैथ, उसके क्वेश्चन पेपर को देखकर मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा था जैसे उस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रंग रहे हो। बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला एक्चुअली वो सारे नंबर्स और सिंबल्स थे। ये मैथ इजाद करने वाले की जरूरत ऐसे ही किसी कीड़े ने कभी ना कभी काटा होगा, तभी उसके दिमाग में नंबर्स के साथ ऐसे अजीबो गरीबो स्ट्रक्चर को शामिल करने का ख्याल आया होगा। खैर, मैंने भी अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं समझा। अपने पेन को नाइफ समझकर एक बार में मैंने उन सब क्वेश्चन को गाजर मूली की तरह काट डाला। न जाने उसमें मैंने पूरे 3 घंटे तक कौन कौन सी डिश पकाई जिसका स्वाद चखने का अब मेरा जरा भी मन नहीं हो रहा था। मगर ये ऐसी फॉर्मेलिटी होती है जिसे आप चाहकर भी नहीं भाग सकते। नेक्स्ट डे रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलने से पहले मैंने एक बार खुद को आईने में देखा। मेरे बाल एकदम से जहाँ तहाँ से उलझे हुए थे। रात भर टेंशन में जगते रहने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे थे। एक नज़र में मुझे लगा था जैसे मैं किसी चलती फिरती जम्बी को लाइव देख रही हूँ। बट आई रियली डोंट नॉट केयर अबाउट माई लुक। आई मीन जब लाइफ की वाट लगी हुई हो तब यू रियली डोंट नीड टू थिंक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग लाइक। सो आई डिड नॉट इवर ब्रॉदर टू ब्रश माई हेयर। बिना ब्रेकफास्ट किए ही मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। पीछे से मेरी हाउस स्टाफ मुझे आवाज़ देती रह गई, बट सच में मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं था। जब से मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए थे तब से मैं पापा के पास आकर ही रहने लगी थी, और ये अमर सर का आइडिया था। हालांकि मैंने उनसे कहा भी था कि अगर मैं समर के साथ स्टडी करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, मगर मेरे अनप्रेडिक्टेबल हस्बैंड के दिमाग में कब क्या चल रहा होता है ये जानना किसी के बात की बात नहीं। मैंने भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना सही नहीं समझा, क्योंकि उनके साथ रहने पर मैं डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट होने लगती। जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में भी मैं कभी मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, और अब तो वो इतने हॉट और हैंडसम प्रोफेसर, ओ सॉरी, नाउ ही इज अ बिजनेसमैन एंड माय हैंडसम एंड माय हस्बैंड ऑल्सो। मैं कहना तो नहीं चाहती थी मगर कह देती हूँ। जब से उन्होंने अपना टीचर वाला चोला उतारा कर बिजनेस टायर में नजर आना शुरू किया था, से वो पहले से भी ज़्यादा सेक्सी दिखने लगे थे। कभी भी मुझे जलन भी होती थी, पता नहीं दिन भर वहाँ ऑफिस में कितनी सारी लड़कियाँ काम के बहाने उनसे आकर चिपकती रहती होगी। जब तक वो कॉलेज में थे कम से कम तब तक मेरी नज़रों के सामने तो थे, मगर अब ऑफिस में तो वो एकदम से आज़ाद थे। न जाने कितनी सारी चुड़ैल उनकी नीली आँखों के समंदर में गहराइयों की गोती लगाती होगी। यह सोच सोच कर ही मेरा खून गुस्से से जलता रहता था। मैंने गाड़ी लाकर सीधे यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी। समर और जूली को मैंने पहले ही बोल रखा था यही मिलूंगी। गाड़ी के बाहर निकलते हुए मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, इस उम्मीद से कि उन दोनों में से कोई शायद नजर आ जाए। है प्रिंसेस, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। पीछे से ही समर की आवाज़ सुनकर मैंने पलट कर देखा। पूरी की पूरी गैंग मेरे सामने खड़ी थी। पूरे 15 दिनों बाद मैं इन सबसे मिल रही थी। सबके साथ एक साथ मुझे गले लगाने के आगे बढ़ गए। गॉड, आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर अ सिंगल ब्रेथ। जूली मेरा चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाती हुई, एक ही हाल बना रखा है तूने। राहुल हंसते हुए,
प्रिंसेस को रिजल्ट देखने का बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसीलिए बिस्तर से उठकर सीधा यूनिवर्सिटी चली आई है। मैंने उसे घूर कर देखा जल्दी, और वो भी मुझे। मेरा बस चले तो मैं यहाँ आती ही नहीं। समर थोड़ा परेशान होते हुए, एवरीथिंग ओके? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रिजल्ट क्या हुआ? मैंने नोटिस बोर्ड की तरफ देखते हुए पूछा। जोली नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए, तेनू की लगता है जग इतना सुना सुना क्यों है? वो आलसी प्यून वाले यूनिवर्सिटी पहुंचा ही नहीं है। अभी नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या? मैंने कंफ्यूजन होते हुए पूछा। जवाब में अभी ने नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। प्यून आकर नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट की कॉपी चिपका रहा था। अभी उसका काम खत्म ही नहीं हुआ था कि अब तक जो कंफ्यूजन सुना सुना कैंपस सुना सुना लग रहा था, वहाँ ना जाने कहाँ से स्टूडेंट की भीड़ प्रकट हो गई। सबके सब जैसे ही एक दूसरे से ड्रेस लगाते हुए नोटिस बोर्ड के पास इकट्ठा हो गए। अरे दादा, एक एक करके आओ ना, क्या समझतो पथ अपहृत आहे छे सोरण, हमाके देते दावो। भीड़ की धक्का मुक्की से बचने की कोशिश करते हुए वो चिल्लाया, मगर उसकी सुनता कौन था? अब स्टूडेंट तो जैसे उसके ऊपर चढ़कर अपना रिजल्ट देखने के उतावले हो रहे थे। किसी तरह सारे स्टूडेंट के बीच से निकलकर हड़बड़ाता हुआ वो वापस चला गया। लेट्स गो, समर ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। बाकी के चारों पहले ही नोटिस बोर्ड की तरफ दौड़ चुके थे। अमर सर ने कल रात को ही मुझे एक लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन लेक्चर दे दिया था, मगर वो भी मुझे अपने कदम नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ाने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहा था। साथ में ये भी एंड किया था, उन्होंने एक रिजल्ट मेरी जिंदगी का फैसला बिल्कुल नहीं कर सकता। सो आज रिजल्ट चाहे जो भी आए, मैं उनकी हिम्मत ना हारूं। सी, आई टोल्ड यू इवन ही इज एक्सपोर्टिंग, आई एम नॉट गोइंग टू पास दिस एग्जामिनेशन। देन नाउ पीपल गुड मी टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट माई रिजल्ट। डेम इट यार। समर मुझे घिसता हुआ नोटिस बोर्ड की तरफ ले जा रहा था, मगर मैं इतने मरे मरे कदमों से चल रही थी कि मेरी वजह से उसे भी धीरे चलना पड़ रहा था। अभी हम सब नोटिस बोर्ड के पास पहुंचे ही थे कि भीड़ में से निकलकर साक्षी हमारे सामने आ खड़ी हुई। आज वो नॉर्मल ड्रेस से कहीं ज्यादा ग्लैमरस दिखाई दे रही थी। उसने हाई हील्स के साथ आज पिंक कलर की शॉर्ट स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी। आज उसके ड्रेस बाल कल होकर उसे एकदम सिंड्रेला जैसा लुक दे रहे थे। मेकअप से पूते उसके चेहरे पर चमकती स्पॉटलाइट रेड लिपस्टिक किसी के भी कदमों को स्पॉट करने के लिए काफी थे। सही है, उसके जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए रिजल्ट वाला दिन किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़े ही होता है। अब ये मत पूछना है कि मैं कैसी स्टूडेंट हूँ। मेरी इंटेलिजेंस के बारे में कोई डिस्कस ना ही किया जाए तो बेहतर है। साक्षी हल्का सा हंसते हुए, लुक एट यू, तुम तो पहले ही मातम मनाने लग गई। जूली गुस्से में दांत पीसते हुए, वही चुप कर चुड़ैल, अनाया ने कुछ भी कहा ना तो। साक्षी जोर से हंसते हुए जूली की बात काट कर बोली, रिलैक्स यू बहन जी, मैं तो बस अनाया को गुड न्यूज़ देने आई थी। कॉन्ग्रेचुलेसन अनाया, सेकेंड आई हो तुम। पास तो होना ही था तुम्हें, आखिर मैंने जो पढ़ाया था तुम्हें। पर तुम्हें देखकर तो लग रहा था जैसे तुमने पहले ही मान लिया था कि तुम फेल होने वाली हो। मैं सेकेंड आई हूँ? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जूली ने भी एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। "म- मैं ही जानती हूँ। साक्षी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने कैसे उसके आप लाइट रेड लिपस्टिक को चुमने की अपनी इच्छा पर कंट्रोल किया था। मैं जूली और चारों लड़कों के भीड़ भीड़ को चीरते हुए नोटिस बोर्ड के पास जा पहुंची। मैंने पूरी रिजल्ट चेक कर ली, मगर मेरा कहीं नाम नहीं था। मुझे लगा शायद देखने में गलती हुई होगी, तो मैंने दोबारा चेक किया, मगर ना मेरा नाम लिखना था ना मिला। नो वंडर ये में फाइनल्स में भी फेल हो गई। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर जूली के चेहरा एकदम से गुस्से से लाल हो गया। वापस से भीड़ से चीरते हुए वो सीधे साक्षी के पास गई और उस पर चिल्लाई, जूली, भाई चुड़ैल झूठ क्यों बोला तू चुड़ैल झूठ क्यों बोला तूने? वो तो एकदम से हत्या करने वाली थी उस पर, मगर ठीक वक्त पर करण और समर दोनों ही उसे पकड़ लिया। साक्षी, मैंने क्या झूठ बोला? इतना क्यों भड़क रही हो मुझ पर? जूली गुस्से में दांत पीसते हुए, एक ही अनाया सेकेंड आई है। साक्षी अपनी जुल्फे झटकती हुई, ओ सॉरी, वो मैं बताना भूल गई थी कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नीचे सेकेंड आई है। अब मेरी दोबारा लिस्ट देखने की हिम्मत नहीं थी, सो मैं अपनी जगह से नहीं हिली।
मगर बाकी सब वापस नोटिस बोर्ड की तरफ दौड़ गए थे। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि समर ने वापस आते हुए मुझे कसकर गले से लगा लिया। समर, कांग्रेचुलेसन प्रिंसेस, फाइनली तुमने कर दिखाया। मतलब मैं सच में पास हो गई हूँ। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था। जूली खुश होकर मुझे गले लगाते हुए और की पार्टी चाहिए मीनू। अब भी करण और राहुल ने भी आकर मुझे कांग्रेस किया। मैं तो इतने खुश हो गई थी कि मैंने भागकर साक्षी को कसकर गले लगा लिया। साक्षी हड़बड़ाकर मुझसे अलग होने की कोशिश करते हुए बोली, यू व्हाट आर यू डूइंग? दूर रहो मुझसे, पूरी ड्रेस खराब कर दोगी तुम मेरी। मगर आज मैं इतनी खुश थी कि मैंने उसका जरा भी परवाह नहीं की और उसके गाल पर एक किस भी चिपका दिया। पीछे से बाकी सब खड़े ये नजारा देखकर पेट पकड़कर हंसे जा रहे थे। फिर मुझे ध्यान आया कि बाकी सबका रिजल्ट क्या हुआ। हालांकि पूछने की कोई जरूरत तो थी नहीं, मुझे पहले से पता था वो सब इजीली पास हो गए होंगे। अरे तुम सबने अपना रिजल्ट तो बताया ही नहीं, मैंने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। जूली, हम सभी पास हो गए हैं, डोंट वरी। और कौन है इस बार का? मेरा ये सवाल सुनकर चारों लड़के एकदम से जोर जोर से हंसने लगे। ये कंफ्यूजन होकर उन सबको देखने लगी। ऐसा भी कौन सा फनी सवाल पूछ लिया मैंने जो इतना हंस रहे हो? समर जोर से हंसते हुए, तुमने लिस्ट में देखा नहीं? अपनी पंजाबी कुड़ी ने टॉप किया है पूरी यूनिवर्सिटी में। मैंने मुंह फाड़े हैरानी से जूली की तरफ देखा तो उसने बस मुस्कुराते हुए नजर झुका ली। मैं भागकर उसके गले लग गई। यू वेल डिजर्व इट। बहुत मेहनत की थी तूने। जूली मुझे वापस गले लगाते हुए, थैंक यू अनाया। थैंक यू कि बच्ची खुद टॉपर है और पार्टी मुझसे मांग रही है जो एकदम से लास्ट आई है। मैंने उसके सिर पर एक हल्के से मारते हुए कहा। राहुल अपना गला साफ करते हुए, नो वे प्रिंसेस, मेरे होते हुए पैसा कैसे हो सकता है? तुम लास्ट आ जाओ। तो मैंने सोचा कि मैं ही सबसे लास्ट आ जाता। इसकी बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। अब यहाँ अच्छा बहाना, इसका पढ़ाई से ज्यादा ध्यान तो लड़कियों पर रहता है, इसका लास्ट तो आना ही था। राहुल हाथ जोड़ते है, बस कर भाई, इस अनाया के सामने तो बेइज्जती मत कर मेरी। और मैं कब लड़कियों के पीछे जाता हूँ, वो तो लड़कियां खुद ही मेरे पीछे आ जाती और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ पाता बस। और तुम सब? मैंने समर, करण और अभी की तरफ देखते हुए पूछा। जूली समर के कंधे पर हाथ मारते हुए, अपना हीरो थर्ड पोजीशन पर है तेरी। मैंने शौक मारते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सीरियसली? अब मुझे लग रहा था इन सब इंटेलिजेंट बच्चों के ग्रुप में मैं क्या कर रही हूँ। मैंने उससे भी कसकर गले लगाते हुए कंग्रेचुलेशन कहा। राहुल और अभी मामा हम सबकी केयर करने में शायद कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए थे, तो वो 16 नंबर पे है और अपना करण 8वें पोजीशन पर है। की बात सुनकर बाकी सब तो हंसने लगे, मगर अभी राहुल को एक पंच जोड़ दिया। सबके सब अच्छी रैंक ले आए थे। मैंने अभी और करण को भी कांग्रेचुलेसन किया, मगर अब मुझे कुछ खटका। फर्स्ट पोजीशन जूली ने ली और थर्ड समर ने, तो सेकेंड पोजीशन पर कौन था? जब मैंने लिस्ट में अपना नाम सेकेंड पोजीशन पर खोजा था तब किसी और का नाम देखकर इतनी अपसेट हो गई थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया वहाँ किसका नाम है। साक्षी। साक्षी का क्या हुआ? मैंने साक्षी की तरफ नजर डालते हुए पूछा। समर हंसते हुए, अपनी पंजाबी कुड़ी की मेहरबानी से मैडम सेकेंड पोजीशन पर चली गई है। मुझे सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। इनफैक्ट उसके जैसे स्टूडेंट अगर टॉप 3 महीने नहीं होती तो जरूर है नानी वाली बात तो होती। हैरी, है जूली, कमाल कर दिया तुमने तो, कांग्रेस। जूली अचानक हैरी को अपने सामने देखकर एकदम से हड़बड़ा गई थी। वो तो शायद उसका रिजल्ट भी देखना भूल गई थी। वैसे उसकी भी क्या गलती थी? सबको मेरा नाम खोजने के लिए ही इतनी मशक्कत जो करनी पड़ी थी, मगर मुझे सबसे पहले उसी की रिजल्ट दिखा था। उसने 10वीं रैंक ली थी। जूली के चेहरे पर 12 बज देखकर मैं समझ गई थी इस झेली का उसका ध्यान ही नहीं था। तो मैंने तुरंत हैरी की तरफ मुड़ते हुए कहा, कांग्रेचुलेसन हैरी, टॉप 10 में तो तुम भी हो। हैरी मुस्कुराते हुए, थैंक्स अनाया, और तुम भी कांग्रेचुलेशन, तुम भी पास हो गई हो। हाँ सही कहा, शुक्र है इज्जत बच गई। मैंने मन ही मन बड़ा सा मुंह फाड़कर रोते हुए सोचा। वो अलग बात, बाहर से मैंने बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर चिपका रखी थी। करण एक्साइटेड होते, सो इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेट्स, व्हाट से? मगर हम कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही नोटिस बोर्ड के पास खड़ी लड़कियों में से एक हलचल सी हुई। सबके सब साथ एक साथ उसी तरफ दौड़ गई जहां हम सब खड़े थे। हम सब एकदम से घबरा गए, मगर जल्दी से हमारी समझ में आ गया आगे क्या होने वाला है। समर बेबी, यू आर सो इंटेलिजेंट, हैंडसम और इंटेलिजेंस, व्हाट अ कम्बो, सेलिब्रेटेड विथ योर टैलेंट। कहते हुए सबने एक साथ उस पर जैसे अटैक कर दिया था। मुझे तो तजुर्बा होता है रे,
ये सारी लड़कियां एक दूसरे को झेल कैसे लेती है। आई गेस उनके आपस की फाइटिंग करके डिसाइड करना चाहिए समर किसे मिलेगा। समर सबसे छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, गाइज प्लीज हेल्प मी। मगर हम सबको ही हंसी आ रही थी। नो नेवर, हमें जरा भी शौक नहीं है एक रॉकस्टार को उसके फैंस से अलग करने का। मैंने हंसते हुए कहा। जिन लड़कियों को समर के पास जाने का मौका नहीं मिला था उनकी नजर राहुल और अभी की तरफ घूम गई। करण ऐसे मौके पर हमेशा समझदार साबित होता था। वो पहले ही वहां से कहाँ गायब हो गया था, हमें से किसी को पता तक नहीं चला। साक्षी एक झटके में पकड़कर अभी का हाथ खींचते हुए, लेट्स गो बेबी, वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। उसने अभी को कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। बाकी बच गया राहुल, जो हमेशा की तरह सबकी कंपनी एंजॉय कर रहा था। अब बच गए हैं मैं, हैरी और जूली। अब मुझे कबाब में हड्डी बनने की कोई शौक नहीं था, सो मैंने घर जाने का डिसाइड किया। उन दोनों ने कहा भी उन्हें ज्वाइन करूं, मगर मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊंगी।